नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वायरल बुखार का प्रकोप बढ़ा, जिला चिकित्सालय की ओपीडी में लगी मरीजों की भीड़, चिकित्सकों ने दी सतर्क रहने की सलाह। और विद्युत मंडल के आउटसोर्स कर्मचारियों को शासन के नियम अनुसार दिया जाए सेवानिवृत्ति का लाभ। कर्मचारियों की मांगों को लेकर विद्युत मंडल मुख्यालय शक्ति भवन में कर्मचारी संगठन ने कंपनी की महाप्रबंधक से की मुलाकात। डेंगू जैसे लक्षणों वाले वायरल बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जिला अस्पताल विक्टोरिया की ओपीडी में प्रतिदिन सैकड़ों मरीज पहुंच रहे हैं। मानसून ब्रेक के बीच फैल रही सीजनल बीमारियों से लोग परेशान हैं। वहीं चिकित्सक सावधानी बरतने की सलाह दे रही हैं। सीजनल बीमारियों के अटैक से जनता परेशान है। डेंगू जैसे लक्षणों वाले वायरल बुखार के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में पहुंचने वाले वायरल बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ओपीडी में भीड़ लगी नजर आ रही है। वहीं वार्डों में भी बेड कम पड़ रहे हैं। फ्लोर पर बेड लगाने की जरूरत पड़ रही है। सर्दी, खांसी, प्लेटलेट्स कम होने के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में चिकित्सक सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। ये उल्टी दस्त, बुखार, पीलिया, मोतीजरा, जो कि प्रदूषित पानी पीने से, बाहर का खाना खाने से, बच्चों में इम्यूनिटी कम हो जाने के कारण होते हैं। क्या सावधानी रखनी पड़ेगी? साफ़ सुथरा खाना खाएं, बासा खाना बिल्कुल नहीं खाएं, हाथ धोएं बार बार और पानी उबाल कर पिएं। ये कब तक सीजन रहेगा? ये अभी 1 महीना और रहेगा। ओपीडी में हमारे डेली की पर डे की ओपीडी जो है, बच्चों की संख्या वो 100 के ऊपर है। चिकित्सकों का कहना है कि बारिश के मौसम में संतुलित और पौष्टिक आहार लें, दूषित पानी और खाने का सेवन ना करें, घर पर बने भोजन को प्राथमिकता दें, सब्जियों को बाजार से लाने के बाद अच्छे से साफ करें। नेत्रहीन कन्या हाई स्कूल को नए सिलेबस की दरकार है, लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा नया सिलेबस उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि कई बार आवेदन दिया गया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। जन सहयोग से संचालित होता है नेत्रहीन कन्या हाई स्कूल। मध्य प्रदेश सहित देश में नई शिक्षा नीति लागू हुए कई वर्ष हो गए, लेकिन नेत्रहीन कन्या हाई स्कूल में पुराने सिलेबस के मुताबिक ही पढ़ाई हो रही है। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कई बार निवेदन किया गया, लेकिन नया सिलेबस उपलब्ध नहीं कराया गया। दरअसल सिलेबस को ब्रेल लिपि में कन्वर्ट करना पड़ता है। यह कार्य भी बेहद चुनौतीपूर्ण है। पूर्व के 3-4 वर्षों से तो ये व्यवस्था है कि हमको पुराना सिलेबस पकड़ा दिया जाता है। उसकी कई बार उनसे हमको कंप्लेंट भी करना पड़ी कि सर जो सिलेबस आप हमें दे रहे हैं कि पता चला 4 साल 5 साल पुराने दे देते हैं और उसको लेकर आते, बाद में उसको हमको आने जाने का किराया भी हमारा लग जाता है और बच्चों की किसी काम का नहीं होता। तो मैं शासन से आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि जो भी तकनीकी शिक्षा का नवीन आयाम आता है वो हम लोग को उपलब्ध कराएं। तो हम बच्चों को, हमारे पास स्टाफ भी कम होता है, कम स्टाफ के कारण हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ब्रेल एजुकेशन है तो छोटे बच्चों को ब्रेल सिखाने में मेहनत करना पड़ती है। संगीत हमारे विषय है, उसमें भी मेहनत करना पड़ती है। तो हमें यदि सिलेबस मिल जाएगा तो हम बहुत जल्दी फिर से बच्चों को तैयार करा पाएंगे। हमारे बच्चे जो हैं यहाँ मुख्य 6 से 8वीं तक के बच्चे, मतलब पहली से 8वीं तक के बच्चे, 48 बच्चे यहाँ रहते हैं, पढ़ते हैं यहाँ इस क्लास में खासकर। तो उन्हें जो है नई वाले जो सिलेबस है वो उपलब्ध कराया जाए। सर जी, हम जब भी जाते हैं तो हमें पुराना सिलेबस पकड़ा दिया जाता है। हमको 23 और 24 का सिलेबस चाहिए। नेपियर टाउन में संचालित हो रहे नेत्रहीन कन्या हाई स्कूल में 200 से ज्यादा नेत्रहीन बालिकाएं अध्ययनरत हैं, लेकिन शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन द्वारा की जा रही उपेक्षा चर्चा का विषय बनी हुई है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को शासन के नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति का लाभ देने की मांग कर्मचारी संगठनों ने की है। इस संबंध में जनता यूनियन के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने कंपनी की महाप्रबंधक से मुलाकात की और उन्हें आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं की जानकारी दी। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को शासन के नियमों की अनदेखी कर 62 वर्ष की आयु की बजाय 45 वर्ष में सेवानिवृत्त किया जा रहा है। ऐसे में विभिन्न विभागों में कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इस मुद्दे और कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर विद्युत मंडल कर्मचारी संगठन जनता यूनियन ने शक्ति भवन मुख्यालय में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की महाप्रबंधक मीरा राठौर से मुलाकात की और उन्हें कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत कराते हुए आउटसोर्स कर्मचारियों को भी 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति का लाभ देने की मांग की। सैकड़ों डीसी ऐसी हैं जहां पे कर्मचारी है नहीं, कौन काम करेगा? जो आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं 45 साल के हो गए,
तो उनको निकाला जा रहा है, उसका जनता यूनियन विरोध करती है और उनसे पुनः अपील करती है कि आप उनको 62 वर्ष जो शासकीय नियम बना है उसका लाभ दें। और जो घोटाला हुआ था, प्रधानमंत्री से जो फंड आया था सौभाग्य योजना का, अरबों रुपए का उसमें घोटाला हुआ है। ऑल इज वेल में 126 लोगों को चार्जशीट दी गई है। कोई भी चीफ इंजीनियर नहीं है, कार्यपालन यंत्री नहीं है। कंपनी की महाप्रबंधक मीरा राठौर ने कर्मचारी संगठन को आश्वासन दिया कि इस संबंध में शासन स्तर पर प्रस्ताव भेजकर कर्मचारियों की मांग को पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। श्वेतांबर जैन समाज द्वारा क्षमा याचना पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया। इस अवसर पर संतों ने निर्जला व्रत और क्षमा गुण का महत्व बताते हुए कहा कि सद्गुणों के जरिए जीवन को उत्तम बनाया जा सकता है। श्वेतांबर जैन समाज द्वारा क्षमा याचना दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया गया। समाज के संतों ने बताया कि क्षमा वीरों का आभूषण है। क्षमा एवं दया जैसे गुणों के जरिए जीवन को उत्तम बनाया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित रहीं। भजनों के जरिए ईश्वर का गुणगान किया गया। पर्युषण महापर्व के दिनों में हम आत्मा के गुणों का विकास करना चाहते हैं और आत्म गुणों को विकसित करके हम हमारा जीवन सफल बनाना चाहते हैं। वास्तव में वो क्षमा का पर्व है। पूरे वर्ष में यदि हमारा किसी से भी मन मुटाव हुआ हो, हमारा किसी से भी वैर हुआ हो, तो वो सारे मन मुटावों को भुला करके, वो सारे वैरों को भुला करके अंतर से परमात्मा के वचनों को याद करके हम क्षमा मांगते हैं और हम क्षमा देते हैं। निर्जला व्रत रखने वालों का भी सम्मान किया गया। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी को कम करने का पुरजोर विरोध कर रही है। ऐसे में भाजपा सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में भाजपा कार्यालय में नगर अध्यक्ष प्रभात साहू ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से प्रदेश की भाजपा सरकार का बीते 20 सालों का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। 2003 के पहले ये प्रदेश एक बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था। लोग यहाँ पर आने से सकते थे। यातायात की व्यवस्था, सड़कों पर ढूंढना पड़ता था सड़कें हैं कहाँ, इतने गड्ढे हुआ करते थे। लेकिन 2003 के बाद आज पूरे मध्य प्रदेश की तस्वीर बदली है, तकदीर बदली है। मध्य प्रदेश विकास के रास्ते पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश एटीएस के द्वारा जबलपुर के एक निजी अस्पताल से गिरफ्तार किए गए इनामी नक्सली अशोक रेड्डी और उसकी पत्नी रेवती रेड्डी को भोपाल की विशेष कोर्ट में पेश कर 10 दिन की विशेष रिमांड पर लिया गया है। नक्सल दंपति की गिरफ्तारी की सूचना मिलने के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र पुलिस की टीमें इनसे पूछताछ कर इनके नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। मध्य प्रदेश एटीएस ने मंगलवार को जबलपुर के मेट्रो अस्पताल से 82 लाख रुपए के इनामी नक्सली अशोक रेड्डी और उसकी पत्नी रेवती रेड्डी को गिरफ्तार किया था। दोनों को भोपाल की विशेष कोर्ट में पेश कर 10 दिन की रिमांड पर लिया है। एटीएस की पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि दोनों करीब 25 सालों से नक्सली गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं। इनका नेटवर्क कई राज्यों में फैला है। अशोक रेड्डी प्रतिबंधित संगठन सीपीआई माओवादी का जोनल कमेटी सदस्य है। जानकारी के मुताबिक दोनों नक्सली संगठन में छोटे कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुए थे। नक्सली अशोक रेड्डी तेलंगाना और उसकी पत्नी रेवती छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। इनकी गिरफ्तारी की सूचना मिलने के बाद तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र पुलिस का अमला भी सक्रिय हो गया है। बताया जाता है कि एटीएस की टीम अस्पताल भी पहुंची, जहां अशोक रेड्डी के इलाज से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए। अब एटीएस यह जानकारी जुटा रही है कि इनके मध्य प्रदेश आने के पीछे क्या मंसूबे थे। वर्तमान में अशोक रेड्डी और उसकी पत्नी के बस्तर में सक्रिय होने की बात भी सामने आई है। रांची थाना क्षेत्र बड़ा पत्थर इलाके में गांजा बेच रहे एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। युवक की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 1 किलो 20 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि बड़ा पत्थर में एक युवक के द्वारा गांजा बेचने की सूचना पर छापामार कार्रवाई की गई। इस दौरान आशु मलिक नामक युवक को गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है। मकबूल द्वारा सूचना प्राप्त होती है कि बड़ा पत्थर पर आशु मलिक नामक व्यक्ति गांजा विक्रय करने की नीयत से खड़ा हुआ है।
एएसआई मनोज गोस्वामी के नेतृत्व में एक टीम का गठन करके उसमें प्रभावी कार्रवाई कराई गई है, जिससे 1 किलो 200 ग्राम गांजा जब्त हुआ है। उसमें एक आरोपी फरार है। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, विवेचना जारी है। आरोपी के कुछ पुराने हाँ, आरोपी का पुराना रिकॉर्ड भी है और आगे भी इसका इन गतिविधि में कौन कौन व्यक्ति लिप्त थे उनकी भी छानबीन की जा रही है। नागपुर की भाजपा नेत्री सना खान हत्याकांड में नित नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में साक्ष्य छिपाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए रविशंकर उर्फ प्रभु यादव और उसका पुत्र कमलेश यादव सना की हत्या के बाद से लगातार अमित उर्फ पप्पू साहू के संपर्क में थे। उन्हें हत्याकांड की पूरी जानकारी थी और फरारी के दौरान दोनों ने अमित की मदद भी की थी। बताया जाता है कि अमित उर्फ पप्पू साहू उनके रेत के कारोबार में पार्टनर था। भाजपा नेत्री सना खान उर्फ हिना हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में नागपुर पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए 5 आरोपियों से सघन पूछताछ की जा रही है। सना की हत्या के बाद उसके आरोपी पति की मदद करने और हत्या से जुड़े साक्ष्य छिपाने के मामले में गिरफ्तार किए गए रविशंकर उर्फ प्रभु यादव और उसके पुत्र कमलेश यादव ने पूछताछ में इस बात को स्वीकार किया कि अमित उर्फ पप्पू साहू रेत कारोबार में उनका पार्टनर था। पुलिस ने इस मामले में कांग्रेस विधायक संजय शर्मा को भी नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था। विधायक संजय शर्मा के साथ आरोपी अमित द्वारा मोबाइल पर बात करने संबंधी जानकारी पुलिस के सामने आई थी, जिसे लेकर विधायक को पूछताछ के लिए नागपुर पुलिस ने नोटिस जारी किया था। हत्याकांड की जांच में जुटी नागपुर पुलिस अमित साहू और राजेश सिंह के बैंक खातों का भी पता लगा रही है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।